एवरीवन, दिस इज़ भारत और आज अपनी हाइनेस के 5000 किलोमीटर भी पूरे हो जाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ होंडा बिग विंग पे। मेरे को बाइक में पीछे एक जो सैडल स्टे होता है ना, सपोर्ट पाइप, वो लगवाना है। एक ही साइड लगवाना है मुझे, क्योंकि परसों मैं निकल रहा हूँ एक राइड पर, सर्दियों की स्नो वाली राइड। जा कहाँ रहे हैं वो मैं बताऊँगा बाद में, लेकिन राइड की तैयारी पूरी है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली है बाइक के साथ, जितना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी राइड पे जाने के लिए, क्योंकि दो तरीके की राइड होती है। पहले जब मेरे पास ग्लैमर थी तो बस मैं ऐसे ही चल देता था। एक बैकपैक लिया, उसमें अपने कपड़े डाले, एक दो चीज़ें डाली और चल दिया। लेकिन होता क्या था, वो थोड़ा टेंशन फ्री वाली राइड होती थी। कोई ऐसा मतलब जहाँ मर्जी रुक गए, जहाँ से मर्जी निकल गए, उस टाइप की। लेकिन अभी थोड़ा सा ना एक ब्रांड राइड करने का मन है, जिसमें ना सारी चीज़ों के साथ एकदम कंफर्टेबली राइड को कंप्लीट करे, ताकि थकान ना हो उस तरीके की जिस तरीके की मुझे पहली राइड्स पे होती थी। तो अभी मैंने क्या क्या सामान ले लिया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस राइड के लिए मैंने क्या क्या लिया है स्पेशली, एक तो ग्लव्स लिए, विंटर ग्लव्स। जनरली मेरे को ऐसे ग्लव्स ज़्यादा पसंद आते हैं, लेदर के समर ग्लव्स, क्योंकि मुझे समर्स में राइड करना ज़्यादा पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम विंटर में ट्राई कर रहा हूँ, तो विंटर ग्लव्स मैंने लिए हैं। टैंक बैग एक मैंने ले लिया है अच्छा खासा, 25 लीटर की कैपेसिटी का। और टेल बैग या सैडल बैग मैंने भी नहीं लगवाया है, क्योंकि मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट फील नहीं हो रही है। बाकी मेरे पास एक बैकपैक है 55 लीटर का, क्योंकि मैं अकेला जा रहा हूँ, तो मैं उसको पीछे अपनी जो पिलियन सीट होती है उस पर आराम से बांध लूँगा। और राइडिंग जैकेट तो खैर नेसेसरी थी, मैंने अब से पहले नहीं लेदर जैकेट यूज़ कर रहा था, तो राइडिंग जैकेट लिया। और एक विंटर जैकेट मैंने ली है -10 डिग्री के लिए, स्नोफॉल और वाटरप्रूफ वगैरह वो सब है, कंप्लीट जैकेट है। और मैंने मतलब उसका जो साइज़ आता है थोड़ा बड़ा ही आता है। वैसे मैं XXL पहनता हूँ, वो भी XXL है, लेकिन वो मेरी राइडिंग जैकेट के ऊपर आ जाती है, तो बहुत कंफर्टेबल है और हर चीज़ से बचा देगी। एक बार मैंने उसे पहन लिया, फिर रेन लाइनर वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है। यही सब है। बाकी मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें ली हैं, जैसे कि टायर इन्फ्लेटर लिया है, पंक्चर किट मेरे पास ऑलरेडी थी, तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि भारी बाइक है और कहीं पंक्चर हो जाता है फिर दिक्कत होती है ना। हालांकि मेरे साथ आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मैं कहीं ऐसे फंसा हूँ राइड्स में, पर हाइनेस पर ये मेरी जो, अगर मैं लंबी राइड की बात करूँ तो तीसरी ही राइड होगी। इससे पहले मैं ग्वालियर गया हूँ, नैनीताल गया हूँ बस, और वो भी फ्लो में गया था। वो राइड भी वैसे ही थी, सुबह उठे, बाइक उठाए और निकल गए, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। तो जब प्लान करके चलते हैं ना, तब ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उसमें ना क्या होता है, ये सोचते रहते हैं यार ये हो गया तो क्या करेंगे, वो हो गया तो क्या करेंगे। अनप्लान राइड में क्या होता है, जो होगा देखी जाएगी। अभी इसमें मैं दो चीज़ें सोच रहा हूँ। जैसे विंटर्स में है तो मैं सोच रहा हूँ नकल गार्ड्स इसमें लगवाया जाए, ताकि हवा सीधी ग्लव्स पर ना लगे। और दूसरा, एक सपोर्ट पाइप मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ना एक साइड तो साड़ी गार्ड लगा हुआ है जिसमें मैं बंजी वगैरह बांध सकता हूँ, लेकिन दूसरी साइड ना कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है और सीधा पहिया एक्सपोज होता है। तो उस साइड के लिए मुझे कुछ चाहिए, तो होंडा का ही आता है सैडल स्टे, तो उसका सिर्फ एक साइड का पार्ट मुझे लगवाना होगा, क्योंकि दूसरी साइड ऑलरेडी लगा हुआ है। और कैरियर की अभी मेरे को कैरियर की कोई ज़रूरत नहीं लग रही मेरे को, पीछे कैरियर लगाया जाए जो, क्योंकि बैग में अपनी पिलियन सीट पे ही बांधूंगा, थोड़ा कमर को भी सपोर्ट देता। और बाकी बाइक की सर्विस हो चुकी है, बाइक प्रॉपर रेडी है चलने के लिए। या जी, फ़ोन पे बात कर रहे हो, सड़क भी क्रॉस कर रहे हो रॉन्ग साइड से, खैर कोई बात नहीं। तो ये अपनी पहली लैंड ट्रिप होगी,
प्लान ट्रिप के लिए ही मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि प्लान ट्रिप के लिए सोचने बैठ जाता है ना तो सारे निगेटिव पॉइंट्स, सारे डर्स जो है ना, जितने भी फियर्स आपके हैं वो सब निकल के सामने आते हैं कि भाई रास्ते में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहाँ रुकेंगे, कमरा मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। खैर जो होगा देखी जाएगी, अभी तो निकलते हैं। और आज धूप निकली है, हालांकि धूप बाद में ही निकली है, अभी 4 बजे होंगे। सर्विस सेंटर खुला मिल जाए मुझे बस, और कुछ नहीं चाहिए। धूप निकली है 2 बजे। मैंने 2 दिन से स्नान भी नहीं किया था सर्दी के मारे। आज मैंने स्नान किया अच्छे से, और ब्रेक बड़े अच्छे हो गए इसके सर्विस के बाद ना। सर्विस क्या, ब्रेक पैड तो मैंने चेंज ही कराए थे सेकंड सर्विस में। और सेकंड सर्विस का भी अगर मैं आपको बताऊं, मैंने जो सेकंड सर्विस थी वो लगभग 4500 में कराई थी। हालांकि सर्विस सेंटर वाले बोल रहे थे कि 6000 तक आप इसको चला सकते हो, लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही थी। खास जो दिक्कत थी वो फ्रंट ब्रेक की थी, और जो दूसरी दिक्कत थी वो हल्का सा ना कॉर्नरिंग वगैरह पे, हाई स्पीड पे वॉबलिंग और थोड़ा सा गियर शिफ्टिंग की थी। तो वही माइनर एडजस्टमेंट होता है, ठीक हो गए सर्विस के बाद, कोई दिक्कत नहीं है अभी। और एक जो इसका इशू था ऑन ऑफ वाला, जिसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो भी डाली हुई है, उसके लिए भी मैंने बात की थी। तो जो वहाँ के मैकेनिक थे, सीनियर मैकेनिक, उन्होंने पर्सनली बाइक को चेक किया और उन्होंने देखा कि जो नोज़ल है ना, जहाँ से फ्यूल पंप वाली जो नोज़ल होती है, जहाँ से फ्यूल जाता है आगे, तो जब बाइक हीट होती है ना तो उसके आगे कोई पुर्जा है, नोज़ल के आगे कुछ पार्ट है जो फैल के नोज़ल के जो ओपनिंग है उसको ना थोड़ा सा ब्लॉक करता है। तो उनका कहना है कि मे बी इस वजह से वो जो इशू था ऑन ऑफ वाला, बाइक ऑन नहीं होती थी, वो शायद उस वजह से आता हो। बाकी उन्होंने बोला है कि अभी उन्होंने कुछ एडजस्ट किया है थोड़ा सा, तो शायद फ्यूचर में दिक्कत ना आए, और आनी भी नहीं चाहिए, खासकर जब आप पहाड़ों पर जा रहे हो। तो बाकी देखते हैं, बाइक बढ़िया चल रही है, पिकअप अच्छा है, स्पीड अच्छी है, आवाज़ अच्छी है। ये ग्लव्स भी काफ़ी अच्छे हैं, हालांकि विंटर्स के लिए नहीं है। विंटर में लेदर बहुत टाइट हो जाता है, जिद्दी हो जाता है लेदर ना, अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता। लेकिन ग्लव्स ना लुक वाइज और प्रोटेक्शन वाइज काफ़ी ठीक है, हालांकि फुल प्रोटेक्टिव नहीं है, और ये आपको रिस्ट के बाद का प्रोटेक्शन नहीं देते, इवन रिस्ट का भी कोई ऐसा खास प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। पर बाकी एब्रेशन इनका अच्छा है, नॉक्स वगैरह का इसमें लगाया हुआ है और मटीरियल। पर मैंने तो ग्लव्स जो लिए थे लुक पे लिए थे, इनका लुक मेरे को ज़बरदस्त लगता है। अब बस इस चीज़ को मेरे को कंसिडर करना है, जो बूट्स है ना, बूट्स, राइडिंग बूट्स, उनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। एक्चुअली अभी मेरा बजट हिला हुआ है बूट्स को लेके, तो मेरे को एक्चुअल में जो बूट्स पसंद आ रहे हैं वो है BMW के जो GS 1250 GS सीरीज़ के आते हैं ना, वो वाले, लेकिन बहुत महंगे हैं। वो लगभग 40,000 रुपये के बूट्स हैं, तो मैं उनको तो अभी नहीं ले सकता किसी भी हाल में। और
जो उससे सस्ते मेरे को पसंद आया वो भी 12,000 के है, रॉयल एनफील्ड के, जो कि एक्चुअल में है मतलब वर्दी है कि मैं उनकी वर्थ है इतनी कि मैं उनको लूँ वो तो वो इस्तेमाल होंगे। तो मैं कोई छोटे मोटे बूट्स लेकर 2-4 हज़ार वाले उन पर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा अपना पैसा कि टाइम पास के लिए अभी ले लिए। उसके लिए आई थिंक मेरे वुडलैंड और डीकैथलॉन वाले जो शूज़ हैं वो अभी चल जाएंगे, इतना काम वो भी कर देंगे मेरा। लेकिन मैं बूट्स मेरे को लेने हैं और अच्छे बूट्स लेने हैं। इस राइड में तो शायद ना ले पाऊँ, लेकिन इस अगली राइड में डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि मैं एक अच्छी पेयर लूँ बूट्स की। गुड़गांव पहुँच चुके हैं और पता चला है ये जो ऊपर वाला रास्ता है ना गुड़गांव का, इस पर बाइक्स बैन हो गई है, पता नहीं क्यों। अजीब मसला है ये भी ना कि जगह जगह बाइक्स बैन कर दी गई हैं एक्सप्रेसवे पर, और जितने भी हाई स्पीड कॉरिडोर बेल्ट्स हैं इन सब पर बाइक्स को ना बैन कर दिया जा रहा है धीरे धीरे। इसका रीज़न ये है कि ना कुछ बाइकर्स ना मतलब देखो, रही बात स्लो और फास्ट की, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर आप स्प्लेंडर वगैरह भी चला रहे हो तो वो बाइक भी हाईवे के हिसाब से तो मतलब हाईवे की स्पीड लिमिट्स को तो मैच कर जाती है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, बहुत सारे बाइकर्स ना मैं मान के चलता हूँ इंडिया में ना ट्रैफिक रूल्स हैं अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं पता होते ट्रैफिक रूल्स ना। और एज ए बाइकर हम बहुत बार रूल तोड़ते हैं, इजीली लेन चेंज कर ली, इधर से कट मार लिया, उधर से कट मार लिया। मैं सबके बात कह रहा हूँ, ये इसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी ऐसा करता हूँ बहुत बार। लेकिन ये होता है कि आप उसको कितनी अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखते हुए कर रहे हो, कितना सजग हो आप वो सब करते हुए ना, कि आपके आसपास किसी को दिक्कत ना हो। तो हाईवेज़ पर जनरली बाइक्स की वजह से दिक्कत हो जाती है। हाई स्पीड व्हीकल्स हैं, बाइक वाले ने कट मार लिया, बाइक वाले कई बार क्या करते हैं रॉन्ग साइड ले आते हैं कि छोटा व्हीकल है चलो साइड में चलाते हुए रॉन्ग साइड ले जाएंगे, आगे जाके यू टर्न नहीं लेते हैं। तो और ये सब दिक्कतें हैं जिसकी वजह से शायद गवर्नमेंट को इस तरीके के डिसीजन लेने पड़ते हों। लेकिन फिर भी मतलब कि जब रोड्स बनी हैं तो ट्रैवल के लिए तो मतलब होनी ही चाहिए अवेलेबल। इसका कुछ और सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए कि अगर कोई बाइक सही से नहीं चला रहा है तो उसको किस तरीके से उसको टैकल किया जाए। इंस्टीड की सभी बाइकर्स पे बैन लगा दिया जाए। अच्छे बाइकर्स भी हैं जो अच्छे से चलाते हैं बाइक, बहुत संभल के चलाते हैं। तो ये सब देखते हुए कुछ जगह है जहाँ पर जैसे कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, उस पर बाइक बिल्कुल बैन है। तो जब मुझे गांव जाना होता है वो मेरे को बहुत छोटा रास्ता पड़ता है, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो अगर मैं उस रास्ते को यूज़ करता हूँ तो मेरे करीब 22 किलोमीटर बच जाते हैं। तो बस यही बात है कि बैन वगैरह जो हो वो मैं सही नहीं मानता इस तरीके के बैन्स को। का कुछ और सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से बाइक चला रहा है। खैर अभी हम पहुंचने वाले हैं और 13 मिनट में पहुंच गए हैं लगभग। कल है श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला जी की अयोध्या में। तो सभी लोगों में उसके लिए जोश और उत्साह है। क्या यहाँ पे सड़क खराब है क्या? नहीं, सही है। Okay, so this is the big wing. उसको साफ करने वाले को के तो सपोर्ट पाइप अपनी बाइक में लग गए, पैनियर्स बोलिए उसको, सैडल स्टे बोलो, और अपनी बाइक के 5000 किलोमीटर बस होने ही वाले हैं।
और यहाँ पे ट्रायम्फ का शोरूम है, तो आपको ना जनरली ट्रायम्फ की बाइक मिल जाएगी टेस्ट राइड वाली। स्पीड और स्क्रैम्बलर। ट्रायम्फ की अगर हम बात करें ना, तो उनकी सारी बाइकों की मतलब ये मान के चलो कि जितनी उनकी बाकी सारी बाइक्स बिकेंगी ना टोटल नंबर में, उससे ज़्यादा स्क्रैम्बलर और स्पीड 400 बिक जाएंगी। दोनों ज़बरदस्त बाइक है, लोग खूब पसंद कर रहे हैं इसको। आने वाले टाइम में जल्दी सड़क पे काफ़ी ज़्यादा सड़कों पे दिखेंगी जो ट्रायम्फ की दोनों है ना 400 सीसी की स्पीड और स्क्रैम्बलर दोनों दिखने वाली है। स्पीड और 400 है जो इन्होंने नाम रखा है अपना। एंड जस्ट किसी भी सेकंड और ये हो गए 5000 किलोमीटर अपनी हाईनेस के कंप्लीट, और इसी खुशी में होगी अपनी एक बड़ी राइड। अपने हिसाब से तो बड़ी है भाई, लोग तो और बड़ी बड़ी राइड्स मार देते हैं, बहुत है। मैंने सिर्फ पीछे सडल इससे लगाया, नकल गार्ड्स मैंने नहीं लगवाए। रीज़न इज़ के जो नकल गार्ड्स आते हैं इनके उसकी कॉस्ट है 2200 रुपये लगाने के साथ। तो नकल गार्ड की क्वालिटी ऐसा कुछ खास है नहीं कि 2200 रुपये उस पर इन्वेस्ट किए जाए। तो मैंने सोचा कुछ और लगवा लेंगे कोई ठीक से, या फिर कोई मतलब अगर वही लगवानी है वही क्वालिटी तो सस्ते में मिल जाएगी आफ्टर मार्केट। इट्स नॉट लाइक, और मेरे को मेनली नकल प्रोटेक्शन से ज़्यादा विंड प्रोटेक्शन के लिए लगवाने हैं, तो मैं इतना खर्चा क्यों करूँ उनकी क्वालिटी, या तो वो क्वालिटी वर्थ होती है उस लायक ना, तो मेरे को वो नहीं लगा सही कि 2200 रुपये उस पर खर्च किए जाए। जस्ट लिव इट। सपोर्ट पाइप सस्ते लग गए, 800 रुपये में लग गए दोनों। वैसे तो 2 पाइप के हिसाब से कॉस्ट ज़्यादा है, पर ठीक है क्योंकि ये ना आपकी बाइक में मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि सेम ब्रांड के हैं, तो उन्होंने उसको ना डिज़ाइन के साथ बनाया है। तो अगर मैं बाहर से कोई थर्ड पार्टी लगवाता हूँ तो वो डिज़ाइन के साथ नहीं जाते, तो बाइक के एस्थेटिक्स थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, जो कि सही नहीं थे मेरे हिसाब से। और बाकी अभी जाके हम थोड़ी सी पैकिंग करेंगे, थोड़ी सी पैकिंग कल करेंगे और फिर परसों निकल लेंगे। ओके, तो राइड के लिए अपने को और कुछ नहीं चाहिए, फ्यूल कैन वगैरह नहीं चाहिए, इतना रिमोट एरिया में मैं नहीं जा रहा हूँ, ऑयल वगैरह मिल जाएगा। और बाकी तो जिस रूट पे जा रहा हूँ ये चलता रूट है, कोई ऐसा नहीं है कि इस रूट पे कुछ मिलने वाला नहीं है, सब मिलेगा इस रूट पे। जहाँ दिक्कत होगी वहाँ देखेंगे। ओके, तो अभी कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे CB 350 और हाईनेस 350 में से किसको चूज़ किया जाए। तो अभी मैंने CB 350 काफ़ी अच्छे से देखी है। अभी जब मैं इस पर एक्सेसरी लगवा रहा था तो उस टाइम वहीं पे थी एक CB 350 भी, और तो आई थिंक CB 350 की बिल्ड क्वालिटी इससे भी सुपीरियर होगी, क्योंकि उसमें ना काफ़ी सारे सपोर्ट्स आपको ऑलरेडी मिलते हैं। जैसे कि जो पिछला पहिया है उसका जो फेंडर है, मडगार्ड है, उसमें दोनों साइड ट्रायंगल शेप से आपको सपोर्ट मिला हुआ है। एक्स्ट्रा लोहे के पाइप लगे हुए हैं, मेटल पाइप है, जो कि आपके पिछले पहिए के सेंटर से और जो फेंडर है उस पर 2 जगह कनेक्ट होते हैं। तो वो सपोर्ट मेरे को बहुत सही लगा है कि काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को पैक किया गया है। और आगे की तरफ अपसाइड डाउन फोक है, जो आपके सस्पेंशन है वो आपके क्लासिक स्टाइल के हैं, जैसे क्लासिक 350 में आता है ना, कवर्ड वाले, वो उस स्टाइल के हैं। तो और बाइक थोड़ी सी बड़ी है, लंबाई में ज़्यादा है, हालांकि व्हील बेस सेम है दोनों का,
दोनों का व्हील बेस 1440 mm है, लेकिन उसकी जो लेंथ है ओवरऑल बाइक वो थोड़ी ज़्यादा है, और वेट भी उस बाइक का लगभग 6-7 किलो ज़्यादा है इस बाइक से, जो ड्राइव वेट है। तो लेकिन बाइक थोड़ी सी कंफर्टेबल है उसके कंपेयर में, थोड़ी सी नीची है, थोड़ी सी सीट हाइट कम है, और सीट चौड़ी है, उसकी सीट ब्रॉड है। इसकी सीट उतनी ब्रॉड नहीं है जितनी ब्रॉड उसकी सीट है, और उसका जो लुक है वो मतलब जो उसका सिटिंग पोस्चर है वो काम है, इसका थोड़ा सा अग्रेसिव है, आरएस का और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। तो जितना डिफरेंस इसमें और आरएस में है तो उतना डिफरेंस इसमें हाइनस में और CB350 में होगा, वो और टुवर्ड्स कंफर्ट लेवल चले जाती है आप। तो अगर आप थोड़ा सा और कंफर्ट चाहिए तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। पर इंजन दोनों का सेम है, पावर, परफॉर्मेंस, पिकअप वगैरह सब सेम है। अब होता क्या है जो मैं आपको बता दूं कि बाइक का एग्रेसिव होना सिर्फ उसके इंजन पे डिपेंड नहीं करता, उसके सिटिंग पोस्चर पे भी डिपेंड करता है। जैसे इसमें और आरएस में दोनों में इंजन सेम है, लेकिन सिटिंग पोस्चर का इतना डिफरेंस है कि आरएस ज़्यादा एग्रेसिव बन जाती है और ये थोड़ी कम है। अगर और अच्छे से इसको समझाना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं इस बाइक को ओला स्कूटर से कंपेयर करने लगूँ तो ओला स्कूटर टेक्निकली इससे ज़्यादा एग्रेसिव है। अगर हम उसका पिकअप देखें तो उसका पिकअप बहुत फास्ट है, वो शायद 5-6 सेकंड में या 4 सेकंड में, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, 100 की स्पीड पकड़ लेता है, शायद कुछ ऐसा है उसका कि 0 to 100 उसका इस बाइक की कंपेयर में बहुत फास्ट है। लेकिन उस स्कूटर पर बैठ के ना आपको उसको फास्ट चलाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इसका सिटिंग पोस्चर वैसा नहीं है कि आप उसको फास्ट चलाएं। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंजन, इट्स ऑल्सो अबाउट द सिटिंग पोस्चर, कि आपकी बाइक आपको किस तरीके से बिठाती है। जो स्पोर्ट्स बाइक होती है, कैफे रेसर्स होती है, तो उनमें क्या होता है, आप आगे को झुककर बैठते हो तो सिटिंग पोस्चर ही ऐसा होता है कि आप उसको तेज़ चलाओगे, आपका मन करेगा उसको रैव करने को। वो बाइक, आप खुद बाइक में एक किस्म से घुस जाते हो, बाइक का पार्ट बन जाते हो। तो जो क्लासिक कंफर्टेबल बाइक्स होती है, क्रूजर्स बाइक्स होती है, उनमें आप बाइक पर किसी राजा की तरह बैठते हो, सिंहासन की तरह उसका इस्तेमाल करते हो। तो उसको आपको ना तेज़ चलाने को मन ही नहीं करेगा उसका, ना आपका मन करेगा कि थोड़ा आराम से चले। तो ये चीज़ भी मैटर करती है। तो जो CB350 है वो और काम बाइक है इसकी कंपेयर में, सेम इंजन पे है लेकिन काम बाइक है इस पर, और उसको कंफर्टेबल बाइक हम बोलेंगे हाइनस की कंपेयर में, नो डाउट इट्स मोर कंफर्टेबल। जैसे अगर हम हिमालयन की बात करें तो जो नई हिमालयन आई है उसमें क्या किया गया है, उसको प्रॉपर हाई रैव, जैसे आपकी एडवेंचर टूरर बाइक्स आती है उस कैटेगरी में डाला गया है। हाई रैव इंजन है, उसको आप खींचिए 3-4 हज़ार RPM से ऊपर लेके जाएंगे तब बाइक आपको रिस्पॉन्स देगी, उससे कम में रिस्पॉन्स नहीं देगी। जैसे ये बाइक्स होती हैं, जैसे अभी हम इस बाइक की बात कर रहे हैं तो ये बाइक लो RPM पे भी आपको रिस्पॉन्स देगी, तो आप चलाते रहोगे इसको ना, वो बाइक रिस्पॉन्स नहीं देगी। हाई रैव बाइक रिस्पॉन्स नहीं देंगी आपको लो रैव पे ना, 1000-1500 RPM पे वो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देंगी। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका किस तरीके की बाइक है और किस तरीके का उसका इंजन है। अगर हम क्रूज़र बाइक में हाई रैव इंजन लगा देंगे ना तो वो दोनों मैच नहीं करते, उनका शरीर और आत्माएं अलग अलग हो जाएंगी, मैच ही नहीं करेंगी। तो कुछ ऐसा होगा कि आपने किसी मैराथन रनर के अंदर किसी स्प्रिंटर की आत्मा डाल दी हो, तो दैट डजंट मेक सेंस कि वो कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। बाइक की फ्यूलिंग मैं कल कराऊंगा, कल करा के रख लेंगे, क्योंकि परसों मेरे को सुबह निकलना है आराम से, मैं दिन में ही राइड करने वाला हूँ, तो मेरा सीन नहीं है लेट नाइट या बहुत अर्ली मॉर्निंग के आसपास राइड करने का।
ओके, तो बस हम पहुंचने वाले हैं अब। लगभग सारी चीज़ें पूरी हो चुकी है राइड के लिए, तो राइड पर ही मिलते हैं। देखते हैं क्या मज़ा आता है, क्या नया एडवेंचर सामने निकल के आता है। So let's enjoy the traffic. Sorry.